हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। चलिए, तो मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक बार फिर से वर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन पर, और ले चलते हैं आपको एक सफर में जहाँ की हमारा एम रहेगा आपको अच्छे मार्क्स दिलाना। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। हम लोग जो है स्टार्ट कर रहे हैं, फटाफट से स्टार्ट करेंगे। कोशिश करेंगे कि बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट में आपको बहुत अच्छे से सारी जानकारी दी जाए, ताकि आपके अच्छे मार्क्स कम टाइम में, मतलब ज्यादा सा कोर्स कवर अप कर सके। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट यूनिट विच इज मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स। और यहाँ पे हम चलते हैं पहली स्लाइड पे अपनी, जो कि है कॉन्सेप्ट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। सो जो भी हमारा जो टर्म है मैनेजमेंट, उसका मतलब होता है कि किसी चीज को केयरफुली, चीजों को मैनेज करना। और स्पेशली ये 5 पार्ट्स पे डिफाइन होता है, 5 टाइप से: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये जो है 5 फंक्शंस हैं किसी भी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के। चलिए, तो बात करते हैं प्लानिंग की। प्लानिंग का मतलब हो गया यहाँ पे किसी भी फ्यूचर गोल को अचीव करने के लिए जो भी हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं वो है प्लानिंग, और ये हम किसी भी काम को करने से पहले कर देते हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट ऑफ प्लानिंग में सबसे मेन है इसके ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि जो है बाद में किसी भी अननेसेसरी प्रेशर नहीं आता है, लास्ट मिनट के हैसल से हम लोग बच जाते हैं, राइट। और अच्छे से सुपरविजन कर पाते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा अवॉइड्स को या मिस्टेक होने के चांसेस को अवॉइड कर पाते हैं। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं प्लानिंग के। नेक्स्ट जो चीज आती है हमारे सामने, वो आती है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है जितने भी हमारे पास रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं, और उनका इस्तेमाल किया जाना सही से किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। तो ये है कि सभी रिसोर्सेज का अच्छे से इस्तेमाल करे जाना ही कहलाएगा ऑर्गेनाइजिंग। स्टाफिंग का मतलब यहाँ पे रहेगा भाई, कोई भी अच्छे से स्टाफ को हम हायर करते हैं उसके एजुकेशन के हिसाब से, उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, और पर्टिकुलर वर्क के हिसाब से, राइट। तो नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा डायरेक्टिंग। ये इसका मेन उद्देश्य है कि जो अभी आपने स्टाफ रखा है उसको ड्यूटीज वगैरह असाइन करना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन तक बताना। ठीक है, तो बहुत ही कम शब्दों में ये चल रहा हूँ, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा टाइम आप लोगों के पास नहीं है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, कंट्रोलिंग। ये ड्यूरिंग द टूर्नामेंट प्रोग्रेस सारे सामने आती है कि आप किस तरीके से सारी जो आपने स्टाफिंग की है, रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया है, उसको किस तरीके से आप सही तौर पे यूज में ला पा रहे हैं या नहीं, दैट विल बी कंट्रोलिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है हमारा, वो है वेरियस कमिटीज एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये आएगा कि प्री टूर्नामेंट है, ड्यूरिंग टूर्नामेंट है, या फिर पोस्ट टूर्नामेंट कमिटीज हैं। तो अपने अपनी जिम्मेदारियां यहाँ पे होती हैं। जैसे पब्लिसिटी कमेटी है, जो है एडवर्टीजमेंट वगैरह करने में मदद करेगी, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। ठीक है, बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी किसी भी टीम के रहने खाने के व्यवस्था करेगी। ट्रांसपोर्टेशन कमेटी जो है स्टेडियम से होटल्स तक लाना, होटल से स्टेडियम तक लाना, ये सारा वर्कआउट करेगी। ग्राउंड इक्विपमेंट कमेटी है, जो कि ग्राउंड का ध्यान रखेगी और सारे इक्विपमेंट का अरेंज करेगी कि सारा इक्विपमेंट गेम्स के लिए अवेलेबल है या नहीं है, या परचेस करना है, कुछ पड़ा है, सारी चीजें। तो मोस्टली हमें नाम से ही पता चल जाता है कि कौन सी कमेटी का कौन सा वर्क होगा। सच एज नेक्स्ट टाइम रिफ्रेशमेंट कमेटी, रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड करना। एंटरटेनमेंट कमेटी, जो कि ओपनिंग ऑफ द टूर्नामेंट में होता है, क्लोजिंग सेरेमनी में होता है, एंटरटेनमेंट का पूरा ध्यान रखना। रिसेप्शन कमेटी होती है, जो क्या करेगी, एंट्रीज को नोट डाउन करेगी। डेकोरेशन कमेटी का मेन काम रहेगा कि जो ओपनिंग सेरेमनी, क्लोजिंग सेरेमनी है, उनमें डेकोरेशन करना। ठीक है, एंट्रीज एंड प्रोग्राम के लिए कमेटी रहेगी यहाँ पे। कमेटीज फॉर ऑफिशियल, जिसमें सारे कोचेस, आपके रेफरीज लोग इन्वॉल्व होंगे। अनाउंसमेंट कमेटी,
इसका बीच बीच में काम रहता है कि अनाउंस करे किसका टूर्नामेंट, किसका मैच किसके साथ कब है। फर्स्ट एड कमेटी की हम बात करते हैं, तो फर्स्ट एड कमेटी जब भी कोई खिलाड़ी चोटिल हो जाता है तो उसका वर्क स्टार्ट हो जाता है। और ये जो सारी कमिटीज हैं किसके अंदर आती है, ऑर्गेनाइजिंग कमिटी फॉर गेम्स एंड स्पोर्ट्स। ठीक है। उसके भी ऊपर जो कमेटी होगी जिसके अंडर में ये भी आएंगे वो होगा एग्जीक्यूटिव कमेटी। और ओवरऑल जो है एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर या हेड रहेगा। ठीक है, तो ये सारी कमिटीज हैं, प्री ड्यूरिंग और पोस्ट इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, नाम देख के आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम टूर्नामेंट की तरफ। ठीक है, टूर्नामेंट क्या है, देखो भाई टूर्नामेंट क्या है, एक मैचेस की सीरीज है जिसमें फाइनली हमें एक विनर मिलता है, राइट। और बाकी टीम्स हो जाती है टूर्नामेंट से बाहर। तो हम बोल सकते हैं सीरीज ऑफ स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन इन विच अ टीम फाइनली विंस एंड रेस्ट ऑफ द पार्टिसिपेटिंग टीम लूज द मैचेस। ये हो गया हमारा। चलिए, अब हम बात करते हैं फिक्सचर्स की। फिक्सचर इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टीम्स in a systematic order in various groups for competition in tournament। तो फिक्सचर के थ्रू ही हमें पता चलता है कौन सी टीम कब कहाँ किसके साथ मैच खेलने वाली है, राइट। यहाँ तक हो गया। चलिए जस्ट ओके, आगे बढ़ते हैं टूर्नामेंट में। तो यहाँ पे मेनली टूर्नामेंट से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, काफी बार पूछा जाता है कि इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये सोर्स है रिक्वेशन के, किसी भी गेम को पॉपुलर बनाना है और प्रोपेगेंडा करने के लिए। ठीक है, किसी अच्छे प्लेयर का सिलेक्शन के लिए, नेशनल इंटरनेशनल इंटीग्रेशन, भाईचारे को बढ़ाने के लिए, सोशल क्वालिटीज डेवलप करने के लिए। ठीक है, बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन लर्न करते हैं डिसिप्लिन वगैरह इससे। तो ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। अब आते हैं हम आप टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट पे कि कितने टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट होते हैं। तो मेनली यहाँ पे चार टाइप के टूर्नामेंट हैं जो तीन आपके एग्जाम में थोड़ा रिलेट करते हैं, लास्ट वन नहीं करता उतना ज्यादा, बट हाँ जब टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट आते हैं तो उस टाइम आपको इसको लिखना पड़ता है। व्हाट आर दीज आर नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट एंड चैलेंज टूर्नामेंट। ठीक है, तो ये चार तरीके के टूर्नामेंट आपके सामने आ जाएंगे, जिसमें कि पहला है नॉकआउट टूर्नामेंट। नाम से भी पता चल रहा है कि नॉकआउट यानी कि जो भी टीम अगर इस टूर्नामेंट में एक बार भी मैच हारती है तो वो टीम मैच से टूर्नामेंट से एलिमिनेट हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। इसीलिए इस टूर्नामेंट को एलिमिनेशन टूर्नामेंट कहा जाता है। बहुत बार जो एमसीक्यूज होते हैं उसमें ये क्वेश्चन आ जाता है विच टाइप ऑफ टूर्नामेंट इज नोन एज द एलिमिनेशन टूर्नामेंट। तो आपके सामने ये हो जाएगा नॉकआउट टूर्नामेंट इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। कई बार पूछा जाएगा यहाँ पे नॉकआउट की एडवांटेज डिसएडवांटेज भी। तो सबसे पहले अगर एडवांटेजेस की बात करें तो लेस एक्सपेंसिव होते हैं, कम खर्चा इसमें होता है, सबसे मेन ये है। और कम खर्चे के साथ साथ बहुत कम टाइम में ये मैचेस पूरे हो जाते हैं। हर कोई मैच टीम अच्छे से प्ले कर रही होती है तो ये इनहांस करते हैं स्टैंडर्ड स्पोर्ट्स का, क्योंकि डू एंड डाई होता है कि जब भी जो टीम हार गई तो बाहर जाएगी, तो दे गिव देयर 100%। ठीक है, और कम से कम ऑफिशियल रिक्वायर्ड होते हैं इस टूर्नामेंट के लिए। साथ ही साथ इसकी एडवांटेज तो है लेकिन ज्यादा इसकी डिसएडवांटेज है। क्या क्या डिसएडवांटेज है कि कोई भी दूसरा चांस किसी टीम को नहीं मिलता है खेलने के लिए। ठीक है, यानी कि एक ही बार अगर वो टीम बाहर हो जाती है मैच से तो वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। एक बार भी हारना मतलब टूर्नामेंट से बाहर जाना। तो कई बार ऐसा होता है अच्छी टीम्स भी होती है ना, और दूसरी भी अच्छी टीम है, दोनों का आपस में मैच हुआ और एक अच्छी सी टीम बाहर हो गई। ठीक है, वीक टीम का वीक टीम के साथ मैच पड़े तो एक वीक टीम आगे जा सकती है। ठीक है, अगर एक अच्छी टीम है और एक बहुत ही बेकार टीम है तो भाई जो स्पेक्टेटर्स होते हैं, दर्शक होते हैं, वो भी मैच में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। ठीक है, ये डिसएडवांटेज हो जाती है। बाकी कुछ टर्म है एक एक नंबर में पूछे जा सकते हैं एमसीक्यूज में, या फिर आप कहें 2 नंबर में कि इन टर्म्स को समझाना है। कौन कौन से टर्म है जो कि नॉकआउट से रिलेटेड है, जैसे बाय। तो बाय क्या है, बाय इज एडवांटेज या फिर हम कहें प्रिविलेज जो कि एक टीम को मिल जाती है जब हम फिक्सर ड्रॉ करते हैं। उन्हें फर्स्ट राउंड में नहीं खेलना पड़ता है, उनको डायरेक्टली कहाँ भेजते हैं, सेकंड राउंड में भेज दिया जाता है। क्यों नहीं भेजते, क्योंकि टीम्स के पेयर नहीं बनते हो। पेयर इन द सेंस, अब आप बोलोगे इवन नंबर में तो पेयर बन रहे हैं, इवन में पेयर बनेंगे पहले राउंड में, लेकिन दूसरे राउंड में फिर से प्रॉब्लम आएगी। तो इस तरीके से जो भी क्लैश आते हैं उसको अवॉइड करने के लिए बाय दी जाती है। तो बाय सिर्फ पहले राउंड में दी जाएगी।
सेकंड इज कंसोलेशन टूर्नामेंट। कंसोलेशन टूर्नामेंट वो टूर्नामेंट होते हैं जहां पे नॉकआउट की डिसएडवांटेज याद है ना। हमने अभी कहा कि जो टीम बाहर हो जाती है उसको खेलने का दोबारा मौका नहीं मिलता है। तो यस, दिस इज एन एडिशनल चांस गिवन टू द डिफीटेड टीम। जो टीम हार जाती है उसको एक और मौका दिया जाए खेलने का, तो उसको हम बोलते हैं कंसोलेशन टूर्नामेंट। ठीक है। नेक्स्ट होते हैं सीडिंग टूर्नामेंट, या सीडिंग किसको कहा जाता है। सीडिंग का मतलब है अच्छी, स्ट्रॉन्ग, डिजर्विंग टीम को एक अप्रोप्रिएट राउंड तक रख देना, ताकि ऐसा ना हो दो अच्छी टीम आपस में स्टार्टिंग में खेल के ही क्या हो रही है, बाहर होने का खतरा उनपे बना रहता है। और फिक्सर बनाते हैं हम मैच से पहले, टूर्नामेंट से पहले। तो कहाँ से हम पता करेंगे कौन सी स्ट्रॉन्ग टीम है, तो हम पता करते हैं उनके प्रीवियस रिकॉर्ड को देख के कि पिछले साल कौन सी सबसे बेस्ट टीम थी। दो टीम को सीडिंग देना है तो लास्ट ईयर की फाइनलिस्ट टीम, चार टीम को सीड करना है तो लास्ट ईयर की चार सेमी फाइनलिस्ट टीम को हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीडिंग दे देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लीग और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। ठीक है, क्वेश्चन आएगा विच मैच, विच टूर्नामेंट इज नोन एज राउंड रॉबिन, सो इट इज लीग। इसमें क्या रहता है, एवरी टीम प्लेज विद एवरी अदर टीम। हर एक टीम हर दूसरी टीम के साथ मैच खेलती है। ये दो तरीके के होते हैं। देखो टाइप्स पूछा जाए तो दो तरीके के। ठीक है, क्या क्या है, सिंगल लीग एंड डबल लीग टूर्नामेंट। जहां पे कि हम सिंगल लीग टूर्नामेंट में एक टीम हर दूसरी टीम के साथ एक बार खेलेगी, और डबल लीग टूर्नामेंट में हर एक टीम हर दूसरी टीम के साथ दो बार मैच खेलेगी। ठीक है, तो इसके हिसाब से इनके लिए अगर फॉर्मूला हम बनाना चाहें नंबर ऑफ मैचेस के लिए, तो बन जाता है फॉर्मूला सिंगल लीग के लिए n × n-1/2, और डबल लीग के लिए n × n-1, जहां पे कि n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टीम्स है। यहाँ पे एक और एडिशनल चीज बता दूं आपको कि विनर कैसे निकाला जाता है लीग में। दो मेथड इसके होते हैं, एक होता है ब्रिटिश मेथड, वन इज अमेरिकन मेथड। ठीक है, तो ये दो मेथड्स हो गए जिसके थ्रू हम विनर निकालते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, हाउ मेनी मेथड्स आर देयर फॉर ड्रॉइंग द फिक्सर थ्रू द लीग टूर्नामेंट। तो तीन तरीके से हम लीग के फिक्सर ड्रॉ कर सकते हैं। पहला है आपका साइक्लिक मेथड, दूसरा स्टेयरकेस मेथड, और तीसरा आता है इसका टेबुलर मेथड। चलो बढ़ते हैं आगे। लीग टूर्नामेंट के अगर एडवांटेज की बात करें तो सबसे अच्छा टूर्नामेंट कंसीडर किया जाता है इसको, क्योंकि यहाँ पे हमेशा डिजर्विंग टीम ही जीत सकती है, कोई तुक्का का लगने का कोई चांस नहीं है। हर टीम को बहुत सारे मौके मिलते हैं खेलने के लिए। ठीक है, गेम्स ज्यादा पॉपुलर बनते हैं क्योंकि लॉन्ग टाइम तक चलते हैं, लोगों को देखने का मौका मिलता है अपनी फेवरेट टीम को खेलने का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। डिसएडवांटेज, बहुत ज्यादा टाइम चाहिए होता है क्योंकि हर टीम हर दूसरी टीम के साथ खेलेगी तो इट टेक्स टाइम, राइट। इट कॉस्ट मोर, बहुत ज्यादा पैसा भी इसमें लग जाता है। गॉट इट। और इसके साथ साथ कई बार जो टीम बार बार हार रही है उनको कहीं मनोबल टूट जाता है, साइकोलॉजिकली वो बड़ा बुरा सा फील करते हैं, इसके इम्पैक्ट उन पे रह सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट क्या है, नॉकआउट और लीग का ही कॉम्बिनेशन है। इसमें चार टाइप से इसको डिवाइड किया गया है, नॉकआउट कम नॉकआउट, नॉकआउट कम लीग, लीग कम लीग, और लीग कम नॉकआउट। अब इस टर्म सुनकर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको, है ना। समझो कि जहाँ पे ग्रुप मैचेज या फिर जोनल मैचेस जिस एक पैटर्न पे होते हैं, और जब वो वहां से चार टीम ले ली जाए तो दूसरे पैटर्न पे उसको किया जाए। ठीक है, तो जो भी जोनल बेसिस पे हो रहे हैं उसको क्या बोला जाता है, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। मान लो चार टीम को नॉकआउट, बहुत सारी टीम को खिलाया गया चार जोन के बेसिस पे नॉकआउट से, वहां से जब चार विनर निकल के आए तो उनको खिलाया गया लीग, तो उसको बोलते हैं नॉकआउट कम लीग टूर्नामेंट, राइट। जैसे आप आईपीएल देखते हैं तो वो डबल लीग कम नॉकआउट पे हर टीम हर दूसरी टीम के साथ दो बार खेलती है, उसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल नॉकआउट बेसिस पे होता है, तो वो भी कॉम्बिनेशन का एक पार्ट है जो कि आप फोर्थ में देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है चैलेंज टूर्नामेंट। आई डोंट थिंक सो कि आपके एग्जाम में आने वाला है, लेकिन हाँ किसी कोई भी किसी को चैलेंज करता है दूसरे प्लेयर को तो उसे चैलेंज टूर्नामेंट कहा जाएगा। और मोस्टली ये बॉक्सिंग, टेबल टेनिस, इस तरीके के गेम में ही ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। ठीक है, तो ये था आपका पूरा फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड, टूर्नामेंट रिलेटेड, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास इंट्रामुरल एंड एक्स्ट्रामुरल। बहुत बार पूछा गया है। इंट्रामुरल क्या है, द टीम्स कंपीटिंग विद इन द वॉल्स। जो भी एक इंस्टीट्यूशन के बच्चे आपस में खेल रहे हैं वो है इंट्रामुरल।
जब भी एक इंस्टीट्यूशन या एक स्कूल से ज्यादा स्कूल्स या ज्यादा इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक टूर्नामेंट में, वो है एक्स्ट्रामुरल। एग्जाम्पल दी जाता हूँ सिंपल सा। जो इंट्रामुरल है वो है आपके जैसे स्कूल में हाउस मैचेस होते हैं, गॉट इट। और जो एक्स्ट्रा मुरल है, आपकी स्कूल बाहर जा रही है खेलने या फिर दूसरे स्कूल आपके स्कूल में खेलने आ रही है, तो एक स्कूल से ज्यादा का पार्टिसिपेंट हो गया, तो दीज आर नोन एज दी एक्स्ट्रा मुरल। ठीक है। ये एक लैटिन वर्ड से लिया गया था जिसमें इंट्रा का मुरल, इंट्रा का मतलब था इनसाइड, मुरलिस का मतलब था वॉल। इनसाइड द वॉल हुआ, यानी कि एक इंस्टीट्यूशन के अंदर इंट्रा मुरल, एक से ज्यादा के अंदर तो एक्स्ट्रा मुरल। ठीक है। चलो लास्ट आते हैं, छोटा सा टॉपिक है, कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम। वो प्रोग्राम जो एक कम्युनिटी को साथ में लेके खेले जाते हैं और किसी स्पेसिफिक कॉज के लिए खेले जाते हैं। जैसे आपकी सिटी में बहुत बार आपने देखा होगा कि छोटी छोटी मैराथन आयोजित की जाती हैं। एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ दीज मैराथन? कभी रहता है किसी चैरिटी के लिए फंड इकट्ठा करना, कभी हम बोलते हैं इसका स्लोगन है भाई रन फॉर यूनिटी। ठीक है, किसी को अवेयरनेस स्प्रेड करनी है, तो इन सब चीज के लिए जो भी कम्युनिटी आपस में मिलके क्या करती हैं, किसी भी मिनी मैराथन सच एज मिनी मैराथन और ऐसे कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है, उनको कहा जाता है कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम। गॉट इट। सो इट वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट यूनिट। हाँ, अगर आप फिक्सर का बोलोगे सर फिक्सर बता देते तो ठीक होता। तो फिक्सर के लिए भाई मेरे चैनल पे वीडियोस पड़े हुए हैं, तो आप उस पे जाके देख सकते हैं। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट चैप्टर वी हैव डन। नाउ मूविंग टू अनदर। सेकंड यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से काफी कुछ आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, खास करके जो पोस्चरल डिफॉर्मिटी वाला टॉपिक है वहां से। चलिए लेट्स बिगिन। तो सेकंड यूनिट इज चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। ठीक है। सबसे पहले आते हैं पोस्चर पे। व्हाट इज पोस्चर? एक इंसान का उठने, बैठने या फिर चलने का जो भी तरीका है वो क्या है? पोस्चर है। गुड पोस्चर इज वन इन विच द बॉडी इज सो बैलेंस्ड एज टू प्रोड्यूस लीस्ट फटीग, यानी कम से कम थकान जिस अभी स्टैंडिंग या सिटिंग बॉडी में लग रही है वो है पोस्चर। दो तरीके के होते हैं, डायनेमिक एंड स्टैटिक। डायनेमिक जब भी आपकी बॉडी मूवमेंट में है तो डायनेमिक हो गया, और स्टैटिक जब भी आपकी बॉडी मूवमेंट में नहीं है वो हो गया आपका स्टैटिक पोस्चर। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटी। डिफॉर्मिटी का मतलब क्या होगा? जो भी हमारा नॉर्मल पोस्चर होना चाहिए था उसमें कुछ भी क्या है, सही तरीके से नहीं है। और इस तरीके की पोस्चरल डिफॉर्मिटीज हमारे पास है स्पाइनल कर्वेचर, फ्लैट फुट, नॉक नीज, बो लेग्स एंड राउंड शोल्डर्स। तो स्पाइनल कर्व तीन तरीके के होते हैं, यहाँ पे आप इस इमेज में देख सकते हैं। यहाँ पे दिस इज नॉर्मल कर्व ऑफ द स्पाइन। ठीक है। पहले टाइप का ये वाला आ जाएगा जो आपका अपर बैक में बाहर के लिए बोन निकल जाती है, विच इज नोन एज द काइपोसिस। इसका जो ये हंच बैक हाईलाइट करा हुआ है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछेगा कि हंच बैक कौन सी पोस्चरल डिफॉर्मिटी को कहा जाता है। तो दिस इज काइपोसिस, जो कि आपके इस अपर स्पाइन से रिलेटेड है, जिसमें कि अपर स्पाइन कहाँ आती है, आउटवर्ड मूवमेंट उसमें रहता है। गॉट इट। चलिए, कॉजेज बहुत सारे हैं। अच्छा, इसके जो कॉजेज होंगे वो कॉमन होंगे काफी, काइपोसिस के लिए, लोडोसिस के लिए और स्कोलियोसिस के लिए काफी कॉमन। जैसे इलनेस हो गया, रिकेट्स हो गया, आप हैवी वेट शोल्डर्स पे रखते हैं आपकी बियॉन्ड द कैपेसिटी, हेरिडिटी से ये हो सकता है। ठीक है। कई बार अनसुटेबल फर्नीचर हम यूज कर रहे होते हैं, तो ये सारे हो जाते हैं इसके कॉजेज। मेनली एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आपका करेक्टिव मेजर्स। सो व्हाट आर द करेक्टिव मेजर्स? आपको पिलो रखना है। यू कैन कीप अ पिलो अंडर योर बैक, अंडर योर अपर बैक फॉर काइटोसिस। ठीक है। सिटिंग आपका प्रॉपर होना चाहिए। आपको हेड को बैकवर्ड पोजीशन में बीच बीच में मूव करना चाहिए। ठीक है। बहुत सारे यौगिक आसन है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, काइपोसिस को करेक्ट कर सकते हैं, सच भुजंगासन, चक्रासन, धनुरासन। ठीक है। बैकवर्ड बेंडिंग। तो कोई भी पोस्चुरल डिफॉर्मिटी है उसको अगर करेक्ट करना है तो आपको उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करना पड़ेगा, बॉडी का मूवमेंट करना पड़ेगा। दैट विल बी द करेक्टिव मेजर फॉर दैट पर्टिकुलर पोस्चुरल डिफॉर्मिटी। नेक्स्ट जो आता है जो कि स्पाइन रिलेटेड ही है, दैट इज लोडोसिस।
लोटोसिस को होलो बैक कहा जाता है। काइपोसिस को क्या कहा था अभी याद है? हंच बैक। और लोटोसिस को होलो बैक कहा जाता है। ठीक है यार, आप सबसे एक बार रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हैं आपके दोस्त लोग इस चीज का फायदा उठाएं तो प्लीज शेयर देम दिस लिंक। ठीक है, एक बार लिंक को शेयर कर दो दोस्तों के साथ सो दैट कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े हैं। ओके, मैं जल्दी से जल्दी सारे टॉपिक कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। कॉमन आ जाएंगे आपके काफी कॉजेस। चलते हैं करेक्टिव मेजर्स की तरफ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, लोडोसिस में आपकी स्पाइन कॉर्ड इनवर्ट कर्व हुई थी, राइट? इनवर्ट कर्वेचर था यहाँ पे अंदर की तरफ, और स्पाइनल कॉर्ड का लुम्बर पार्ट या लोअर पार्ट था। तो इसको करेक्ट करने के लिए ठीक उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, बैंडिंग करेंगे, फॉरवर्ड बैंडिंग, टो टचिंग एक्सरसाइज। ओके, बहुत दूर तक ऐसे नंगे पाँव नहीं चलना है, थकान में नहीं चलना है। ठीक है, क्लाइंबिंग द स्टेयर्स अप इज अल्टरनेटिव, दो दो सीढ़ियों में एक बार पैर के ऊपर चढ़ना। और बहुत सारी योगिक आसना सच एज हलासन, पश्चिमोत्तानासन, त्रिकोणासन, ये चीजें सब करेक्टिव मेजर्स के रूप में हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस क्या है कि थर्ड टाइप का स्पाइनल कर्वेचर है, जहाँ पे आपका स्पाइनल कर्व या तो सी कर्व यानी कि एक साइड के लिए मुड़ता है, या फिर एस कर्व दो साइड के लिए मुड़ जाता है, यानी कि साइड वाइज बेंडिंग इज नोन एज दी स्कोलियोसिस। ठीक है, कॉजेज में कई बार आप बैक को एक साइड में हैंग करते हैं, उसकी वजह से हो जाता है। कई प्रॉपर स्टैंडिंग नहीं रहती है। ठीक है, एक साइड बैंड होके आपको लिखना या लेटने या पढ़ने की आदत है इस तरीके से, तो ये रॉन्ग स्टैंडिंग पोस्चर हो गई, ये कॉजेज हो गए। यहाँ पे जो मेन आता है वो दैट इज करेक्टिव मेजर्स। तो आप हॉरिजॉन्टल बार को हैंड होल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा जो हॉरिजॉन्टल बार है ऊपर उस पर लटक सकते हैं ताकि बॉडी का वेट नीचे आए और आपकी स्पाइन इरेक्ट हो जाए। स्विमिंग कर सकते हैं ब्रेस्ट स्ट्रोक टेक्निक के साथ। योगासन कर सकते हैं आप, त्रिकोणासन, ताड़ासन और अर्ध चक्रासन, ये इसके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। अर्ध चक्रासन कहाँ करेंगे आप? सी कर्व के अपोजिट डायरेक्शन में। गॉट इट? चलिए, नेक्स्ट पोस्चुरल डिफॉर्मिटी जो कि लोअर बॉडी रिलेटेड है, दैट इज नोन एज नॉक नी। जितने भी हाईलाइट किए गए पॉइंट हैं ये एग्जाम में पूछने जाने वाले टर्म हैं जो कि आपके एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। तो जेनो वेलकम कहा जाता है साइंटिफिक नेम किसको? नॉकनीस के लिए। नॉकनीस का मतलब है घुटने पास में आना, टोज का वाइड हो जाना। तो घुटने आपस में जब टकराते हैं, को नॉक करते हैं चलते हुए, तो उसको नॉकनीस कहा जाएगा। फिर से वही कॉजेस काफी कॉमन देखने को आपको मिलेंगे, जैसे विटामिन डी डिफिशियंसी हो गया, रिकेट्स हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, अर्थराइटिस हो गया, ओबेसिटी हो गया। ठीक है, या फिर छोटी एज में ज्यादा हैवी वेट गेन करना, ये सारे हो सकते हैं इसके कॉजेस। प्रिवेंटिव मेजर, कई बार पूछा जाने वाला सवाल है कि जो भी हॉर्स राइडिंग है वो कौन से पोस्चुरल डिफॉर्मिटी को करेक्ट करता है, तो दैट इज नॉक नी। तो साइकिलिंग हो गया, पिलो रखना नीज के बीच में। ठीक है, और हॉर्स राइडिंग करना, दीज आर द मेजर करेक्टिव मेजर फॉर द नॉक नीज, राइट? उसके अलावा पद्मासन परफॉर्म करना, गौमुखासन करना, विटामिन डी का प्रॉपर आपकी बॉडी में होना, कैल्शियम, फास्फोरस, ये सारी चीजें को बॉडी में होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आता है बोलेक्स। जस्ट जो नॉकनीज था उसी का उल्टा हो गया बोलेक्स। कॉजेस में भी सेम, ठीक है, लेकिन बोलेक्स में पैर या घुटने चौड़े हो जाते हैं, या फिर वाइड गैप विल बी देयर इन बिटवीन टू नीज। ठीक है, तो ये जो गैप बढ़ना होता है इसी को बोलेक्स कहा जाता है। बो क्यों कहा गया? क्योंकि धनुष की तरह है। आर्चर्स के अलावा स्पेशल डिजाइंड शूज यूज करना। ओके, वाइल वॉकिंग टोज मस्ट बी पॉइंटेड स्ट्रेट, जब हम चलते हैं तो पॉइंटेड आउट नहीं होने चाहिए हमारे टोज। ठीक है, और छोटे बच्चों को छोटी एज में फोर्स ना करना। ठीक है, वो चलने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं बेबीज को फोर्स करते हैं, अदरवाइज इनमें दो प्रॉब्लम हो जाएगी, या तो नॉक या तो बोलेक्स। नेक्स्ट पॉसिबल डिफॉर्मिटी इज फ्लैट फुट। फ्लैट फुट का मतलब है जो नीचे आर्क बना है उसका सही शेप में ना होना। हाउ वी कैन चेक दिस? बहुत सिंपल मेथड है जिसको वेट टेस्ट मेथड बोलते हैं। पानी में पैर को भिगोना, उसके बाद सूखी जमीन पे पैर को रख देना। अगर निशान प्रॉपर बन रहा है तो दैट इज करेक्ट। अगर निशान नहीं बन रहे हैं तो इस तरीके का कोई निशान बनता है तो वो है आपका फ्लैट फुट। दो कंडीशन हो सकती है, पिक्चर में आप देख सकते हैं, द सेकंड वन एंड थर्ड वन। कॉजेज ओबेसिटी, वीक मसल्स।
ठीक है, अनकंफर्टेबल शूज पहनना, फुट इंजरी, हैवी लोड कैरी करना, ठीक है, फोर्सिंग द बेबीज टू वॉक एट अर्ली एज, ये बहुत कॉमन हो जाता है लोअर बॉडी की पोस्चरल डिफॉर्मिटी के लिए। ठीक है, बचपन में जब न्यूबॉर्न बेबी होता है उस टाइम पे तो उसका फ्लैट फुट रहता है, लेकिन धीरे धीरे वो शेप ले लेता है। अगर शेप नहीं ले पाया तो वो प्रॉब्लम चलती रहती है। नेक्स्ट करेक्टिव मेजर्स की हम बात करें तो कंफर्टेबल शूज पहनने चाहिए। ठीक है, एक आजकल शूज के अंदर आर्क सपोर्ट आता है, वो आर्क सपोर्ट यूज करना है। प्रॉपर बॉडी वेट मेंटेन करना है। इन्फेंट्स को या फिर बेबीज को अर्ली एज में चलने के लिए ना फोर्स करना है। वॉकिंग ऑन हील, वॉकिंग ऑन टोज, ठीक है, कैन बी द मैनेजमेंट ऑफ दिस पॉस्चरल डिफॉर्मिटी। ठीक है, इसके अलावा अ, जूते के अंदर या फिर ऐसे ही मेक द फिस्ट विद द फुट, रेगुलर स्किपिंग करना, वज्रासन में बैठना और हाई हील शूज को अवॉइड करना, ये प्रिवेंटिव और करेक्टिव मेजर्स हो सकते हैं हमारे फ्लैट फुट के लिए। जो हमारे पास नेक्स्ट डिफॉर्मिटी आती है दैट इज नोन एज द राउंड शोल्डर। राउंड शोल्डर में क्या है, जो आपके कंधे हैं वो आगे की तरफ झुक जाए या फिर साइडवेज झुक जाते हैं, बेंडिंग हो जाती है उनकी स्लाइटली, तो दैट इज नोन एज द राउंड शोल्डर्स। ठीक है, कॉजेज क्या हो सकते हैं, सिटिंग, वॉकिंग एंड बेंडिंग फॉरवर्ड। ठीक है, कैरिंग हैवी लोड्स, कभी कभी होता है ना हम हाथ पे या फिर पीठ पे बियॉन्ड द कैपेसिटी वेट गेन करते हैं। टाइट क्लोथ्स पहनना, ये सब राउंड शोल्डर के कॉजेज हो सकते हैं। और काफी कुछ मैच करेगा राउंड शोल्डर का और काइपोसिस, जो कि फर्स्ट टाइप की स्पाइनल कर्वेचर रिलेटेड पोस्चरल डिफॉर्मिटी, दोनों के करेक्टिव मेजर्स काफी सेम होते हैं। चलिए अब बात करते हैं स्पेशल कंसिडरेशन, यानी कि यहाँ पे बात हो रही है वुमेन्स एंड स्पोर्ट्स की। ठीक है, कि वुमेन्स को कुछ स्पेशल कंसिडरेशन होते हैं जो कि स्पोर्ट्स में वो पार्टिसिपेट ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो उसमें पहला है मेनार्की। मेनार्की क्या है, दिस इज द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग दैट अ यंग गर्ल हैज। नॉर्मली ये 12 की एज में होता है, लेकिन कोई फिक्स नहीं है इसका, कम ज्यादा हो सकता है, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, राइट। नेक्स्ट इज menstrual dysfunction. Dysfunction is a disorder or irregularity in women's menstrual cycle. तो ये क्या है, irregularity है। प्राइमरी और सेकेंडरी एमेन्योरेसिया में इसको डिवाइड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं फीमेल एथलेटिक ट्राइड। ट्राइड क्यों बोला गया इनको, कि ये ट्रायंगुलर शेप में, यानी कि एक दो तीन, तीनों ऐसी बीमारियां हैं जो एक दूसरे को कनेक्ट करती हैं, एक की वजह से दूसरे पे असर पड़ता है। सो व्हाट आर दीज, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो फर्स्ट इज ऑस्टोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, द बोन बिकम्स वीक एंड लूज देयर डेंसिटी। तो हड्डियां कमजोर होना, उसमें बोन डेंसिटी, बोन मास डेंसिटी कम हो जाना, उसको बोला जाता है ऑस्टियोपोरोसिस। कॉजेज हो सकता है, ये जेनेटिक हो सकता है, विटामिन डी का लैक हो सकता है, कैल्शियम बॉडी में कम होना, कम एक्सरसाइज करना, न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज ठीक से न करना, और ईटिंग डिसऑर्डर, ये इसके हो सकते हैं क्या, कॉजेज। नेक्स्ट इज अमिनोरिया। अमिनोरिया क्या है, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर है और इलनेस है, जो कि एक लड़की में रहेगा। Amenorrhea can also be defined as the sensation of women's menstrual cycle for more than 3 months or more. इसमें दो तरीके के अमेनोरिया बताए गए हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या होता है कि जबकि फर्स्ट पीरियड ही लड़की का डिले हो गया है, यानी कि जो मेनार्क की वाली प्रॉब्लम थी, मेनार्क जो है वो बहुत लेट में हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, सेकेंडरी जब पीरियड रेगुलर बेसिस पे अच्छे से चल रहे हो, लेकिन उसमें फिर डिस्टर्बेंस उस साइकिल में आ जाए, तो वो मेनार्की, सॉरी एमेन्योरहिया। तो कॉजेज क्या है इसके, हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, इंटेंसिव एक्सरसाइजेस कैन बी, इनटेक ऑफ लेस कैलोरीज, तो ये सब हो सकते हैं एक रीजन एमेन्योरहिया के। बार बार हम टर्म आ रहा है ईटिंग डिसऑर्डर, जो कि एमेन्योरहिया का भी कॉज है। ठीक है, और ऑस्टियोपोरोसिस का भी कॉज है। तो वो क्या है, ईटिंग डिसऑर्डर का मतलब है बहुत सारी लड़कियां या बहुत सारी फीमेल वी कैन से वेट लॉस लूज के लिए डाइटिंग कर देती हैं, डाइट कम कर देती हैं, कैलोरीज लेना कम कर देती हैं, और वो इस दो तरीके की प्रैक्टिस इसमें करते हैं। फर्स्ट आता है इसमें एनोरेक्सिया नर्वोसा। ये एक ईटिंग डिसऑर्डर है जो कि एक फीमेल एथलीट में होता है, जो कि अपने बॉडी के बारे में बार बार सोचती है और उन्हें लगता है कि वो बहुत मोटी हो गई है या फिर बहुत मोटी है। ठीक है, तो इस तरीके से वो डाइटिंग करना स्टार्ट करती है और अनहेल्दी वेट लूज प्रैक्टिसेस स्टार्ट कर देती है। ये कहीं ना कहीं उनकी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी बाद में बनता जाता है। ठीक है,
कई बार ऐसा हो सकता है कि वो बहुत ना खाते खाते कैलोरीज कम करते करते बहुत वीक हो जाती हैं, बट ठीक है, उन्हें लगता है, फिर भी लगता है कि हम वो बहुत वेट गेन कर चुके हैं। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर में सेकंड है बुलिमिया नर्वोसा, जिसमें बहुत ज्यादा बिंज ईटिंग करती हैं और उसके बाद पर्गिंग मतलब उल्टी कर देती हैं, ताकि उनकी बॉडी में एक्स्ट्रा कैलोरीज गेन ना हो जाए। तो ये दो दो तरीके क्या है ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं। अगर हम सिम्टम्स की बात कर रहे हैं तो हेडेक हो गया, ठीक है, हाथ पैर का सूजना हो गया, सुस्ताई आ जाना, बोन का वीक हो जाना, ठीक है, ये सारे क्या आ जाते हैं, इसके सिम्टम्स आ जाते हैं। बाकी भी आप इनलिस्ट कर रखे हैं, वो स्लाइड में देख सकते हैं। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन्स इन इंडिया। अब यहाँ पे बात, ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि क्या रीजन है कि वुमेन्स का पार्टिसिपेशन बहुत कम है, स्पेशली इंडिया में। ठीक है, अगर हम वुमेन्स पार्टिसिपेशन देखते भी हैं तो हमें पता चलता कि जो एंशिएंट ओलंपिक में थे वहां पे वुमेन्स का पार्टिसिपेशन था ही नहीं। पहली बार 1900 में पेरिस में जो ओलंपिक हुए थे, जो कि सेकंड ओलंपिक थे, वहां पे पहली बार वुमेन्स का पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। इसी तरीके से इंडिया में भी वही कंडीशन होती है, धीरे 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 ही क्या है, वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ा है। बट इवन देन अभी भी मेल्स कंपैरिजन में वुमेन्स का पार्टिसिपेशन बहुत कम है। ठीक है, सो दीज आर दी कॉजेज ऑफ लेस पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन्स इन द स्पोर्ट्स। ठीक है, एक तो उनकी एजुकेशन हो गई, ओके, टाइम वो बहुत ज्यादा डेडिकेट नहीं कर पाते स्पोर्ट्स को। ठीक है, कई बच्चों का इंटरेस्ट नहीं होता है गेम में, लड़कियों का ज्यादातर, मीडिया कवरेज नहीं उनको देती है, उनकी पर्सनल सेफ्टी मैटर करती है, लॉट्स ऑफ फिजिकल प्रॉब्लम्स आर देयर, राइट। उसको बहुत अच्छे से स्पोर्ट्स फैसिलिटीज नहीं मिली हैं, फीमेल कोचेस की कमी है, फीमेल रोल रोल मॉडल हमारे पास बहुत कम है। ठीक है, और स्पेशली द एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी टुवर्ड्स द वुमेन्स स्पोर्ट्स इज वेरी, क्या बोल सकते हैं, बहुत ही खराब है, जो कि सपोर्ट नहीं करते हैं, राइट। अभी मैं वाइवा में बहुत जगह गया तो मैं वही पूछता हूँ, कोई क्रिकेटर लड़का है तो उसको 5 फीमेल एथलीट्स का या फिर प्लेयर्स का नाम नहीं पता होता है। तो दिस वाज क्वाइटली शॉकिंग। तो यही चीज है कि एटीट्यूड सोसाइटी का बहुत पॉजिटिव नहीं है फीमेल स्पोर्ट्स के लिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट द सेकेंड यूनिट। आई होप मैं बहुत कम टाइम में आपके यूनिट्स को कवर करता चल रहा हूँ। अभी इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि फिफ्थ यूनिट तक को मैं कवर कर पाऊँ। नेक्स्ट आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत इजी है। नहीं समझ आया ठीक से, या फिर आपका थोड़ा सा पैटर्न, इसी पैटर्न में बताऊंगा आपको किस तरीके से आपको ये चैप्टर करना होता है, जो कि योगा और लाइफस्टाइल है। इसमें कुछ लाइफस्टाइल डिजीजेस दी गई है, सबसे पहले तो उन्हें याद करना है आपको। बाकी 31 आसनास हैं, अगर रोट लर्निंग के थ्रू जाओगे तो यू कांट लर्न ऑल दीज। बस यहाँ पे कुछ ट्रिक है, एक दो ट्रिक बताऊंगा, वो पूरे जगह आपके काम आएगी। व्हाट इज दैट? पहले तो हम लर्न करते हैं कि कौन कौन से लाइफस्टाइल डिसीजेज यहाँ पे इस चैप्टर में है। फर्स्ट इज ओबेसिटी। ओबेसिटी का डायरेक्टली मतलब है मोटापा। मोटापा किसको बोलेंगे? जब भी हमारा बॉडी मास इंडेक्स 30 के अबव चला जाए, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ओबेसिटी। ओके, सो बॉडी मास इंडेक्स क्या है? बॉडी मास इंडेक्स से हमारा बॉडी का कंपोजिशन पता चलता है कि हमारी कौन सी वेट कैटेगरी है। सो इसके लिए सबसे पहले तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, बीएमआई इज इक्वल टू वेट अपॉन हाइट इंटू हाइट। हाइट को हम केजी, सॉरी, वेट को हम केजी में और हाइट को हम मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस whatever number we will get that will be our BMI. So अगर अंडर 18.5 से नीचे आ रहा है तो दैट इज अंडर वेट। नॉर्मल वेट के लिए 18.5 to 24.9 एंड सो ऑन। यहाँ पे देख सकते हैं आप कैटेगरी ओबेसिटी क्लास 1 कहाँ से स्टार्ट होती है? 30 से। जब भी आपकी बॉडी का बीएमआई 30 से अबव चला जाए तो आप मोटापे की कंडीशन में हैं। ठीक है, तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं, पता करते हैं कि हाउ मच ओबेस अ पर्सन इज, या व्हाट इज द कैटेगरी एज पर गिवन बाय द डब्ल्यूएचओ क्राइटेरिया, राइट। चलिए, नेक्स्ट जो लाइफस्टाइल डिजीज हमारे इस चैप्टर में है दैट इज डायबिटीज। डायबिटीज का मतलब क्या है? जो शुगर लेवल है आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में, वो बहुत ज्यादा हो जाता है। हुआ क्यों? इसका रीजन क्या है? क्योंकि हमारे बॉडी में इंसुलिन प्रोडक्शन अच्छे से नहीं हो रहा है या फिर यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। तो हमारा जो पेनक्रियाज है इंसुलिन सेक्रेट करता है, वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, तो सिंपली वी कैन से डायबिटीज को हम कहते हैं हाई ब्लड शुगर लेवल। ओके, तो यहाँ पे दो टाइप की डायबिटीज होती है, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 क्या है? व्हेन अ पर्सन हैज टाइप 1 डायबिटीज हिज बॉडी प्रोड्यूसेस वेरी लिटिल और नो इंसुलिन, या तो बहुत कम मात्रा में या फिर इंसुलिन बना ही नहीं पाती है। ठीक है, इस कंडीशन में देखा होगा बहुत कम लोगों को ऐसा होता है,
वो लोग क्या करते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं। गॉट इट। चलिए, टाइप 2 क्या है? जो भी डायबिटिक प्रॉब्लम है ना पूरे वर्ल्ड में लोगों को, उसका 90% टाइप 2 डायबिटीज में है, जो कि लाइफस्टाइल डिजीज है, जिसको क्योर किया जा सकता है, जिससे आप बच सकते हैं। ठीक है, और वो क्या है? आपकी बॉडी यहाँ पे इंसुलिन प्रोड्यूस कर पा रही है, करती है, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ एक तो हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है, और दूसरी हेल्दी डाइट ना होने की वजह से। ठीक है, तो मोस्टली वर्ल्ड की ये पॉपुलेशन, ये नंबर हमारे पास बहुत ज्यादा है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अस्थमा। अस्थमा क्या है? जब भी हमारे ब्रोंकाइल्स ट्यूब होती है, उनके थ्रू हमारे बॉडी को प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन ना मिल रही हो, ठीक है, और सांस लेने की जो भी समस्या हो, जिसको हम बोलते हैं ये क्रोनिक डिजीज है, और इसको अस्थमा बोला जाता है। नेक्स्ट आएगा हमारे पास हाइपरटेंशन। बहुत बार बच्चों ने हाइपर को अलग कर देते, टेंशन को अलग कर देते, और लगता है हाइपर मतलब ज्यादा, टेंशन मतलब टेंशन लेना, तो उसको बना देते हैं आप तो क्या, हाइपरटेंशन। बट दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर। ठीक है, हाइपरटेंशन का सिंपली मतलब है एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर बियॉन्ड नॉर्मल लेवल। अब नॉर्मल लेवल क्या है? हम बोलते हैं 120/80 इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर, और वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो दैट कंडीशन इज नोन एज दी हाइपरटेंशन। ठीक है, जो हमारे पास लास्ट और फिफ्थ लाइफस्टाइल डिजीज आती है, दैट इज बैक पेन एंड आर्थराइटिस। बैक पेन में आपको पता है कि हमारा जो लोअर बैक है, लुम्बर पार्ट है ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, वहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, या फिर दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और आर्थराइटिस हमारे जो जॉइंट्स हैं, वहां पे जलन मचना या फिर दर्द होना स्टार्ट होना इज नोन एज आर्थराइटिस। ठीक है, अब इस पूरे यूनिट में इन 5 डिजीजेस के लिए 31 आसनास हैं। ठीक है, और आई डोंट थिंक सो कि 31 आसनास को आप लोग बहुत अच्छे से हर एक को याद कर सकते हैं, बट देयर इज अ शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, मैंने कुछ क्लासिफिकेशन इस तरीके से किया है, देखो यहाँ पे जो ताड़ासन, उष्ट्रासन, भुजंगासन और गौमुखासन है ना, ये आसना आप पढ़ के चले जाओ, क्योंकि मैक्सिमम मैक्सिमम लाइफस्टाइल डिजीज में ये कॉमन आसनास है। ठीक है, ट्रिक बता दी क्या है जिससे? ताड़ासन देखो ओबेसिटी में भी आएगा, अस्थमा भी आएगा, हाइपरटेंशन और बैक पेन, यानी कि सारे डिजीज जो है, लाइफस्टाइल डिजीज, उनमें ताड़ासन इज कॉमन, उष्ट्रासन इज कॉमन, भुजंगासन एंड गोमुखासन। 4 आसन ये तैयार कर लिए, तो आपका इस यूनिट का 80% काम हो गया। ठीक है, अब तैयार किस तरीके से करना है, एक दो आसन बताऊंगा, उसके बाद जो है आप लोग खुद से कर पाएंगे इसको। सपोज करिए किसी में बॉडी स्ट्रेच हो रही है, ठीक है, तो आपको पहले तो बताना है उसका नाम, जैसे दिस ताड़ासन, यू शुड ड्रॉ द स्टिक डायग्राम, बनाना है, कंपलसरी है अच्छे मार्क्स के लिए। प्रोसीजर उसका लिख देना है, उसके बेनिफिट्स लिखने हैं, कॉन्ट्रोडिक्शंस लिखने हैं। बेनिफिट क्या लिखेंगे आप? जब भी बॉडी जिस भी आसन में स्ट्रेच हो रही है, तो इट मेक्स बॉडी फ्लेक्सिबल, इट इज गुड फॉर द मसल्स स्ट्रेचेबिलिटी। अगर हाथ को ऊपर जाते हुए आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिए दिस इज गुड फॉर द पोस्चरल डिफॉर्मिटी विच इज राउंड शोल्डर, राइट। देख रहे हैं कंधे के मसल्स पे वर्क हो रहा है, तो इट रिमूव्स द स्टिफनेस ऑफ द मसल्स। ये बहुत 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 कॉमन चीजें हैं, जो आप इजीली लिख सकती हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको डायग्राम देखना है। ठीक है, बैलेंसिंग बनाना पड़ता है जिस भी आसन में, तो उसको लिख दीजिए, हेल्प्स इन फोकस, इंप्रूव्स द कंसंट्रेशन। ओके, यहाँ पे पैरों पे जोर पड़ रहा है, स्ट्रेंथन थाइज नीज, ये बहुत कॉमन चीजें हैं। ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन में क्या लिखेंगे आप? आंख बंद करके जो आप सबसे पहला लिख देते हैं, वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन कांट डू दिस या कैनॉट डू दिस। ठीक है, उनके लिए बहुत सारे आसन नहीं होंगे, कौन कौन से? जहाँ पे पेट पे स्ट्रेचिंग आ रही है, ट्विस्टिंग आ रही है, फॉरवर्ड बेंडिंग हो रही है, बैकवर्ड बेंडिंग हो रही है, पेट पे किसी भी तरीके का स्ट्रेचिंग या जोर पड़ रहा है, तो उसमें वो पॉइंट कॉमन हो गया। अगर कोई एक ऐसा आसन दूसरा है जिसमें ट्विस्टिंग, स्ट्रेचिंग या फिर बेंडिंग हो रही है, तो आंख बंद करके लिख दो यार कि जो भी एब्डोमिनल सर्जरी किसी को हो रखी है, उनको वो चीज अवॉइड करनी है। तो ये बहुत से कॉमन चीजें हैं, आगे चलते हैं। सच एज मुझे ये पता है कि ये उष्ट्रासन है, और इसका पोस्चर ये है, तो आंख बंद करके इसके बेनिफिट्स लिख लिए। देखो क्या क्या हो रहा है, पेट स्ट्रेच हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, लिख दो, गुड फॉर द डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिवेट द मसल्स ऑफ एब्डोमेन पार्ट। ठीक है, बैक मुड़ रही है ना, लिख दो आंख बंद करके, बैक, इट मेक्स बैक फ्लेक्सिबल। ठीक है, शोल्डर बैकवर्ड हो रहे हैं, स्ट्रेच हो रहे हैं, तो लिख लो, स्टिफनेस ऑफ द शोल्डर मसल्स कैन बी रिमूव्ड। ठीक है, गला, गले पे यहाँ पे खिंचाव आ रहा है, गुड फॉर थ्रोट मसल्स। ठीक है,
ये सारे बेनिफिट ऐसे हैं जिनको आप आंख बंद करके लिख सकते हैं। थाइस में स्ट्रेस आ रहा है, इट स्ट्रेंथन द थाइस, लिख लो। कॉन्ट्राडिक्शन बनाने हैं इनके, अभी देखो सिर्फ पिक्चर देख के, पिक्चर से ही हम ये सारी चीजें निकाल रहे हैं। दोज हु आर हैविंग एब्डोमिनल सर्जरी शुड अवॉइड दिस। ठीक है, एंकल पे प्रेशर है, जॉइंट इंजरीज है तो नहीं करना है, शोल्डर में किसी तरह का पेन है तो नहीं करना है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो हेड को नीचे नहीं करना है। इतनी चीजें आप आंख बंद करके खुद से लिख सकते हैं। गॉट इट? चलो नेक्स्ट है उष्ट्रासन के बेनिफिट्स, सेम आएंगे। इसी तरीके से हर आसन के हम बेनिफिट्स लिखते जाएंगे। ठीक है, इस चैप्टर में बस इसी तरीके का राइटिंग पैटर्न आपका रहने वाला है। Okay, the last unit which I'm going to cover in this, that is unit 4, जिसमें कि हम डिस्कस करने वाले हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर डिफरेंटली एबल्ड, या हम कहते हैं CWSN के लिए। इसमें जो मेन आने वाले टॉपिक हैं वो है स्पेशल ओलंपिक। सो स्पेशल ओलंपिक आर डिजाइंड फॉर द फिजिकली डिसेबल्ड एंड इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड पर्सन। ये एक स्पेसिफिक प्रोग्राम है जो वर्ल्ड वाइड चलाए जाते हैं। ठीक है, और इसको स्टार्ट जो करने का श्रेय है दैट गोज टू नाइन यूनिस कैनेडी स्ट्रीवर। इनका नाम एग्जाम में पूछा जाता है। स्पेशल ओलंपिक किसने स्टार्ट किए थे? सो यूनिस कैनेडी स्ट्रीवर ऑर्गेनाइज द फर्स्ट स्पेशल ओलंपिक गेम इन वॉशिंगटन। कब किए हैं? 1968 में। इस बार यहाँ पे लोगो देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं और मैं सबको ये बहुत फोकस कर रहा हूँ इस बार। स्पेशल ओलंपिक, पैरालंपिक और डेफ ओलंपिक, इन सब के लोगो याद रखें, क्योंकि इस बार डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। नहीं पूछा जाएगा कि स्पेशल ओलंपिक का वर्क किसने स्टार्ट किया। वो बोलेगा कि भाई रिलेट द फर्स्ट इमेज एंड गिव द स्टार्टिंग ईयर ऑफ दिस। स्टार्टिंग ईयर कहाँ से दोगे जब तक आपने आइडेंटिफाई नहीं किया कि पिक्चर कहाँ से रिलेट कर रही है। ठीक है, तो प्लीज इस बात को ध्यान रखें, जितने भी लोगो हैं सब देख के जाना है, याद करके जाना है। तो दिस इज द लोगो फॉर द स्पेशल ओलंपिक। ठीक है, और जॉय एंड हैप्पीनेस, ये टर्मिनोलॉजी आएगी कि मोटो किसका है, तो दैट इज ऑफ स्पेशल ओलंपिक, राइट? चलिए, इसका ओथ है लेट मी विन बट इफ आई कैनॉट विन लेट मी बी ब्रेव इन माई अटेम्प्ट। एमसीक्यूज में आ सकता है। दे दिया यहाँ पे ओथ और आपको पूछ दिया कि कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो इसको याद रखिएगा। लेट मी विन बट इफ आई कैन नॉट विन लेट मी बी ब्रेव इन माई अटेम्प्ट इज द ओथ फॉर द स्पेशल ओलंपिक। चलिए नेक्स्ट इवेंट पे चलते हैं। पैरालंपिक, ये भी ओलंपिक के जैसे ही मल्टी स्पोर्टिंग इवेंट हैं, लेकिन ये फिजिकल, विजुअल एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए ऑर्गेनाइज की जाते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि कितनी कैटेगरीज में जो है पैरालंपिक गेम होते हैं। सो टोटल 10 कैटेगरीज होती हैं, जिसमें कि फिजिकल कैटेगरी के अंडर में 8 कैटेगरी आती हैं। समझ में आया? 8 कैटेगरी किसके अंडर में? फिजिकल के। नाइन्थ कौन सा हो गया? विजुअल। और 10th इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो इस 10 टाइप की डिसेबिलिटी कैटेगरीज हैं जिसके अंडर में पैरालंपिक गेम होते हैं। ठीक है, एंड हु होस्ट दिस? तो जैसे ओलंपिक को ओलंपिक कमेटी होस्ट करती है, आईओसी करती है, ऐसी ही यहाँ पे पैरालंपिक को इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी या फिर आईपीसी ऑर्गेनाइज करती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। एंड हु स्टार्टेड दिस पैरालंपिक गेम? तो पैरालंपिक मूवमेंट स्टार्ट बाय सर लुडविक गटमन। ठीक है, सर लुडविक गटमन ने स्टार्ट किया था। फर्स्ट टाइम 1960 में हुए थे और रोम में हुए थे। ठीक है, याद रहेगा। लेट्स मूव अहेड। ये वही 8 कैटेगरी हैं जो कि फिजिकल डिसेबिलिटी के अंडर में आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज डेफ ओलंपिक। लोगो पे एक बार जरूर ध्यान देना, दिस इज द लोगो फॉर डेफ ओलंपिक। ठीक है, ये वर्ल्ड के दूसरे सबसे पुराने खेल है, यानी कि ओलंपिक के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो वो है डेफ ओलंपिक, जो कि बहुत अलग अलग नाम से जाने गए। गेम फॉर डेफ। ठीक है, बहुत अलग अलग नाम इसके लिए यूज हुए। इसमें क्या है, कोई भी बुल हॉर्न, कोई भी गन शूट नहीं किया जाता है, कोई कमांड नहीं दी जाती क्योंकि वो सुन नहीं सकते, तो यहाँ पे विजुअल सिग्नल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो डेफ ओलंपिक पहली बार 1924 में पेरिस में हुए हैं, फ्रांस में। ठीक है, और हर 4 साल में ओलंपिक की तरह ही
ये ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। अलग अलग नेम इसके रहे हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। 1924 से 1965 में इसका नाम इंटरनेशनल गेम फॉर द डेफ था। उसके बाद इसको इंटरनेशनल साइलेंट गेम कहा जाने लगा। ठीक है, उसके बाद इसको वर्ल्ड गेम फॉर डेफ कहा जाने लगा। लेकिन 2001 2001 से इसको क्या कहा जाता है, डेफ ओलंपिक कहा जाता है। मोटो की अगर हम बात करें तो इक्वालिटी थ्रू स्पोर्ट्स, याद कर लेना। ठीक है, क्या है, इक्वालिटी थ्रू स्पोर्ट्स, ये मोटो है डेफ ओलंपिक का। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इजी भी है, कह रहा हूँ इजी भी है, तो इसको आराम से याद कर सकते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं फिजिकल एक्टिविटीज का चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए? सो रिड्यूसेस लेवल ऑफ एंजाइटी, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। उनको खेलकूद में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, जिससे कि उनका एंजाइटी लेवल कम होता है, स्ट्रेस कम होता है, और डिप्रेशन से तो वो लोग बाहर आते हैं। इम्प्रूव सोशल इंटरेक्शन, बाकी सबसे मिलने का मौका मिलेगा, सोशल इंटरेक्शन उनका बढ़ता है। बेटर इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ, ठीक है, इमोशनली स्टेबल होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, और साइकोलॉजिकल हेल्थ उनकी बहुत अच्छी होती है जब भी वो क्या करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं। कॉग्निटिव बेनिफिट्स होते हैं, जो उनकी ब्रेन की लिमिटेशंस होती है उससे बाहर निकल पाते हैं। ठीक है, और वो बियॉन्ड द लेवल सोच पाते हैं। एक अच्छा सा एनवायरनमेंट उन्हें मिल जाता है अपने परफॉर्मेंस को, अपने टैलेंट को शोकेस करने का। ठीक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज strategies to make physical activities accessible for the children with special need। किस तरीके से चीजों को आसान बनाया गया है या आसान बनाया जा रहा है, ठीक है, उन लोगों के लिए जिनको स्पेशल नीड है। मान लीजिए पिक्चर से रिलेट करके देखिए, यहाँ पे पिक्चर लगा रखी है, अगर स्टेयर्स आती है तो एक व्हील चेयर वाला क्या उस पे चढ़ पाएगा आसानी से? बिल्कुल नहीं। दूसरे की भी हेल्प लेनी होगी तो एक बार वो उस पर्सन को ले जाएगा, फिर व्हील चेयर को ले जाएगा। लेकिन अब आपने देखा होगा कहीं आप मॉल्स में जा रहे हैं, अपने स्कूल में देखा होगा आपने, कहीं भी ऐसी जगह आपने देखा होगा उनके लिए स्लोप, अगर स्टेयर्स जहाँ पे स्टेप्स हैं तो वहाँ पे स्लोप या फिर लिफ्ट का अरेंजमेंट 100% होगा। जो भी नई बिल्डिंग बनी हो या फिर जो नए मॉल बने हो, नए एरियाज डेवलप हुए हों, तो इन्हीं लोगों को ध्यान में रख के कार्य किया गया है ताकि उनके लिए हम स्ट्रेटजी बनाएं, ताकि उनको चीजें आसान हो। उसी क्रम में हम पढ़ते हैं यहाँ पे कि मेडिकल चेकअप, पहले तो उनका मेडिकल चेकअप होना चाहिए। स्पोर्ट्स के पर्सपेक्टिव से अब हम देखते हैं अगर वो गेम में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं तो उनका मेडिकल चेकअप पहले अच्छे से होना चाहिए, सो दैट उनकी डिसेबिलिटी के बारे में पता चले, उनकी नीड के बारे में पता चले। ठीक है, दूसरा, एक्टिविटी शुड बी बेस्ड ऑन देयर ओन इंटरेस्ट। किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों को कि कुछ हम अपनी मर्जी का खिला रहे हैं, पहले उनका इंटरेस्ट जाने और उनके इंटरेस्ट के बेस पे ही हम उनको एक्टिविटीज प्रोवाइड करवाएं। नेक्स्ट है डिफरेंट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज। जिस तरीके से अभी हमने एग्जांपल दिया कि डेफ ओलंपिक में ऑन योर मार्क सेट गो तो नहीं बोलेंगे, हम विजुअल सिग्नल करेंगे, ग्रीन और रेड फ्लैग रख के कर देंगे ताकि उनको, हाँ, तो जैसे उनकी नीड है उसके हिसाब से ही हमारे इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। नेक्स्ट इज मॉडिफिकेशन ऑफ रूल्स। सेम रूल वी कांट अप्लाई। ठीक है, अगर आपने कभी टूर्नामेंट देखा हो जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं उन बच्चों का, तो आपने देखा है क्रिकेट के लिए हम बॉल यूज कर रहे हैं जिसके अंदर की साउंड है, और हम बॉल ऊपर अपर हैंड फेंकने के बजाय ग्राउंड में रोल करते हुए फेंकते हैं ताकि उसका साउंड उस बच्चे तक पहुंचे और उसको पता चले बॉल कहाँ पे कितनी डिस्टेंस में है। तो ये क्या है, अलग अलग स्ट्रेटजीज हैं जो हम बना रहे हैं उनके लिए, अलग अलग रूल्स हैं जिसको हम मॉडिफाई कर रहे हैं, और एक अलग स्पेशल इन्वायरमेंट हम उन लोगों को दे रहे हैं सो दैट दे कैन फील कंफर्ट। राइट, चलते हैं नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन। इंक्लूजन का यहाँ पे मतलब है कि दो चीजों को आपस में जोड़ना। ठीक है, और जब हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर में CWSN में, इसका मतलब है नॉर्मल बच्चों के साथ जो चिल्ड्रन हैं स्पेशल नीड, उनको साथ में लेके स्ट्रेटजी बनाना, उनके क्लासरूम डिजाइन करना, उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन करना। क्या नीड है इंक्लूसिव एजुकेशन की, अभी CBSE भी बहुत जोर दे रहा है इस पे, इंक्लूजन पे। सो एक आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग बच्चों की बन जाती है, बेटर क्वालिटी एजुकेशन उनको प्रोवाइड हो जाता है। ठीक है, एक दूसरे को समझ सकते हैं, वो सोसाइटी में बाहर निकलते हैं। ठीक है, अपने प्रॉपर जो इन्वायरमेंट था उसके बाहर भी कौन सी दुनिया है उनको जानने को ये सब मिलता है। आपस में एक दूसरे का रिस्पेक्ट अंडरस्टैंडिंग ग्रो कर जाते हैं बच्चे। ठीक है, तो इस तरीके के तमाम जो बेनिफिट मिलते हैं
वो नीड हो जाती है इंक्लूसिव एजुकेशन की। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये सब चीजें करने के बाद में उन बच्चों में एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, अब इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो टीचर्स को ट्रेनिंग देना, ठीक है, अच्छे से करिकुलम उनके लिए डिजाइन करना, ये सारी चीजें आ जाएंगी इम्प्लीमेंटेशन में। चलिए, अब बात करते हैं रोल ऑफ वेरियस प्रोफेशनल्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। तो क्या क्या रोल प्रोफेशनल्स के हैं? देखिए, एक होता है जैसे स्पेशल एजुकेशन काउंसलर, टू इंश्योर दे हैव सपोर्ट सर्विस दे नीड इन ऑर्डर टू अचीव देयर हाईएस्ट पोटेंशियल। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, उनको काउंसलर स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं जो उनके पर्टिकुलर फील्ड जैसे एकेडमिक फील्ड में उनकी मदद करते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो होते हैं उनके फाइन मोटर स्किल्स पे ध्यान देते हैं, उनकी सेंसरी प्रोसेसिंग कैसी है उस पर ध्यान देते हैं, विजुअल स्किल्स कैसी हैं, सेल्फ केयर अपना खुद का कैसे ध्यान रख पाते हैं, तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट उसमें हेल्प करता है। ठीक है, फिजियोथेरेपिस्ट अगर उनकी बॉडी की कोऑर्डिनेशन में कोई प्रॉब्लम है, बैलेंस में कोई प्रॉब्लम है, या पर्टिकुलर बॉडी के किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम आती है, तो इस तरीके से उसको काउंसिल करा जाता है। फिजिकल एजुकेशन टीचर, ठीक है, वो प्रॉपर नॉलेज प्रोवाइड कर पाते हैं उनके बॉडी से रिलेटेड और सपोर्ट करते हैं उनको टीम अप और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट लाने में। स्पीच थेरेपिस्ट उनके वर्बल कम्युनिकेशन में या ओरल डिसऑर्डर में हेल्प करते हैं। स्पेशल एजुकेटर्स जो होते हैं वो लर्निंग, मेंटल, इमोशनल और फिजिकल डिसेबिलिटी में उनको हेल्प करते हैं। तो ये बहुत सारे प्रोफेशनल्स होते हैं जो अपने अपने फील्ड से में परफेक्ट होते हैं और उनको हेल्प कर पाते हैं जो कि स्पेशल नीड चिल्ड्रन होते हैं। तो ये था आपका फोर्थ यूनिट, जो कि यहाँ पे हम लास्ट ले रहे हैं आज का। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और इसके बाद भी अभी क्लास ओवर होगी तो आपको ये सेशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय, टेक केयर और पेपर अच्छे से दीजिए। क्या? हाँ, त्या मधुबन वेगवन मोबाइल खाली थे, हमें लो।